मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक शासकीय राजू लोचन महाविद्यालय राज्य। आइए आज हम देख रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेम का फर्स्ट पेपर, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसका चतुर्थ यूनिट देख रहे हैं। इसका एक चैप्टर है मेडल का सिद्धांत, मेडल का चक्रीय कार्यकारण का सिद्धांत। फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि सिद्धांत को दो भागों में अपन उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहली प्रादेशिक असमताओं के संदर्भ में और दूसरी है वो अंतर्राष्ट्रीय असमताओं के संदर्भ में। तो हमने पहले देखा कि प्रादेशिक असमताओं के संबंध में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं और क्या स्थिति है, क्यों जो विषमताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं प्रदेश के अंदर या एक देश में एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में भिन्नताओं के क्या क्या कारण हैं। आज हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में या व्याख्यान के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि प्रादेशिक असमताओं के संबंध में विस्तारक प्रभाव किस प्रकार से कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय असमताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही कुछ इस सिद्धांत की निष्कर्ष को कुछ वाक्यों में देखेंगे, हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं और इस सिद्धांत की व्याख्या के बाद इसमें कौन कौन से वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आते हैं एग्ज़ाम के लिए, उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। तो आइए देखते हैं मेडल के सिद्धांत का सेकंड पार्ट। मेडल के अनुसार व्यापार निर्धन देशों के सामने स्फीतिक अंतराल एवं दबाव और गरीबी में वृद्धि, भुगतान संतुलन और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी तथा गुणक प्रभाव का कार्यशील न होना ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तथा इसका कारण ये होता है कि वहाँ जो छोटे मोटे उद्योग भी विद्यमान होते हैं वे भी उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते और उनका एक तरीके से गला घुट जाता है। विस्तारक प्रभाव। मेडल ने विस्तारक प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। विस्तारक प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं कि विस्तारक प्रभाव जो है वो किसी देश के विकास को विस्तृत करते हैं या फैलाते हैं। तो विस्तारक प्रभाव जो आर्थिक विस्तार के केंद्रों के निकट फैल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अनुकूल प्रभाव के जो कारण हैं, किस कारण से क्रियाशील होते हैं, तो तीन मुख्य कारण अपन देखते हैं कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार से कच्चे मालों तथा कृषि उपजों की मांग में वृद्धि होती है। तो कच्चे मालों की मांग में वृद्धि होती है जो अल्प विकसित या अर्ध विकसित देश हैं, जहाँ की कृषि पदार्थों की या कृषि उपजों की प्रधानता होती है। तो उन क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की मांग अर्थात कृषि उपजों की मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसके कारण से उन क्षेत्रों का भी कुछ विकास होने लगता है। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों से स्थानांतरित श्रम शक्ति को विकसित क्षेत्रों से प्राप्त आय का कुछ भाग पिछड़े क्षेत्रों को भेज दिया जाता है। श्रम स्थानांतरण के कारण पिछड़े क्षेत्रों से श्रम का जो स्थानांतरण है वो विकसित क्षेत्रों की ओर होता है। जब विकसित क्षेत्रों की ओर होता है तो वह पूरी तरह से अपना संपर्क जो है पिछड़े क्षेत्रों से ख़त्म नहीं करते, बल्कि अपनी आय का कुछ भाग वहाँ पर भेजते रहते हैं। तो इस तरह आय का कुछ भाग जो विकसित क्षेत्र का है वो पिछड़े क्षेत्रों को भी प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ के लोगों का भी जीवन स्तर कुछ बढ़ जाता है। तीसरा है तकनीकी ज्ञान का विस्तार। जैसे मैंने बताया कि पिछड़े क्षेत्र के लोगों का संपर्क जो है वो विकसित क्षेत्र में स्थानांतरण होने के बावजूद बना रहता है पिछड़े क्षेत्रों से। तो उनके माध्यम से तकनीकी ज्ञान का विस्तार भी क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों को होने लग जाता है। तो मेडल के अनुसार विस्तारक प्रभाव अर्धविकसित जो देश हैं या अर्धविकसित क्षेत्रों में बहुत कम होते हैं या कमज़ोर होते हैं और उनमें संकुचन प्रभावों के प्रतिरोध करने की क्षमता कम रहती है। मैंने पहले ही देखा कि विस्तारक प्रभाव जो होते हैं वो संकुचन प्रभाव के आगे क्षीण होते हैं अर्धविकसित या फिर उन क्षेत्रों में जो कि विकसित नहीं है। तो यही कारण है कि क्योंकि विस्तारक प्रभाव कमज़ोर होते हैं संकुचन प्रभाव के सामने,
इस कारण से उन क्षेत्रों का विकास होने की अपेक्षा विषमता जो है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। मिडल जो है राज्य की भूमिका का इस संदर्भ में उल्लेख करते हैं कि मिडल ने निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए राज्य की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया है। सरकार को चाहिए कि वे ऐसी समतावादी नीति अपनाएं जो संकुचन प्रभावों को दुर्बल बनाए और विस्तारक प्रभावों को शक्ति दे, ताकि असमानताएं कम हो जाएं। तो इस प्रकार मिडल राज्य की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इन असमानताओं को कम करने के लिए विकसित क्षेत्र और अर्धविकसित क्षेत्रों के। भारत का भी यदि हम उदाहरण देखें तो देखेंगे कि सरकार जो है पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए काफ़ी ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ अपना रही हैं जिससे कि उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। तो हमने देख लिया कि विस्तारक प्रभाव और राज्य की भूमिका के संबंध में। अब हमें देखना है कि दूसरा क्षेत्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक या सामाजिक असमानताएं क्यों पाई जाती हैं, उसका भी मेडल ने अच्छा विस्तृत विश्लेषण किया है। मेडल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी अर्धविकसित देशों में संकुचन प्रभाव होते हैं। विकसित एवं अर्धविकसित देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार विकसित देशों की स्थिति हमेशा मजबूत बनाए रखता है, जबकि अर्धविकसित देश जो है वो अपेक्षाकृत गरीब होते जाते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि विकसित देशों में प्रबल विस्तारक प्रभाव वाले जो निर्माणी उद्योग रहते हैं उनका विस्तृत आधार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर उद्योगों के द्वारा उत्पादन होता है और वो कृषि क्षेत्र या कृषि उपज पर आधारित नहीं होती उनकी अर्थव्यवस्था, बल्कि निर्माणी उद्योगों पर आधारित होती है। तो औद्योगिक देशों का निर्यात माल सस्ता होने के कारण दस्तकारी देशों से निर्यातों को प्रतियोगिता में पीछे ढकेल देता है। इसका अर्थ यह है कि जो विकसित देश है उनके जो उद्योगों द्वारा निर्मित माल है उनके सामने जो हाथ से बनाए गए या दस्तकारी देशों जहाँ की तकनीक उतनी उन्नत नहीं है उनके द्वारा बनाए गए जो माल हैं उनसे प्रतियोगिता करते हैं तो जाहिर है कि पिछड़ जाते हैं। अर्धविकसित देशों में प्राथमिक वस्तुओं की मांग लोच रहित होती है। एक कारण उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो कि कच्चे माल और कृषि उपज के रूप में होती है, उनकी मांग जो होती है लोच रहित होती है, अर्थात उनका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मांग पर कीमतों का। तो विश्व बाजार की कीमत में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका कोई भी लाभ जो है इन देशों को प्राप्त नहीं होता। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय असमानता उत्पन्न करने में पूंजी प्रवाह का क्या योगदान है या क्या भूमिका है। तो अर्धविकसित देशों में संरचनात्मक ढांचे की कमी, असुरक्षा, लाभ की अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, ये सब के कारण निवेशकर्ता को काफ़ी कम प्रेरणा मिलती है, जबकि पूंजीवाद देशों में क्योंकि लाभ और सुरक्षा की भावना काफ़ी होती है, संरचनात्मक ढांचा भी मजबूत होता है, तो ऐसी सब स्थिति में लाभ की गुंजाइश ज़्यादा होने के कारण निवेशकर्ता जो है विकसित देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो पूंजी का प्रवाह जो है विकसित देशों की ओर सतत होता है, जबकि अर्धविकसित देशों में कई अवरोध उसको पूंजी को अपने यहाँ आने से रोक देते हैं। फिर देखेंगे श्रम का स्थानांतरण। तो श्रम का स्थानांतरण किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानताएं उत्पन्न करता है। तो श्रम का देशांतरण अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं के संबंध में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, ऐसा मेडल का मानना है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि श्रम के स्थानांतरण में कई बाधाएं मौजूद होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसी कारण से कोई खास भूमिका यह नहीं निभा पाता है। और क्योंकि श्रम का स्थानांतरण राष्ट्रवाद तथा राजनीतिक कारणों से दिनों दिन और कठिन होता जा रहा है, वर्तमान की बात कर रहे हूँ, तो आज प्रत्येक देश की आंतरिक दुर्बलताएं भी विस्तारक प्रभावों को प्रबल नहीं होने दे पा रही हैं। स्वयं देश में ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो कि स्थानांतरण को काफ़ी हद तक रोक रही हैं। उदाहरण के लिए भारत का उदाहरण लेंगे तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े घराने, आयात अनिवार्यता
तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार विस्तारक प्रभाव के मार्ग में काफ़ी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं उत्पन्न करने में पूंजी प्रवाह, श्रम का देशांतरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्थान है। प्रोफेसर मिल्डर ने अर्धविकसित देशों में व्याप्त मजबूत संकुचन प्रभाव का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को माना है। उनके अनुसार जितनी विषमताएं उत्पन्न हो रही विकसित और अर्धविकसित देशों के बीच, उसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। उन्होंने कहा कि तुलनात्मक लागत की अवधारणा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो उनका कहना था कि ये जो है विकसित देशों के पक्ष में है, अतः जरूरी है कि इन पर फिर से पुनर्विचार किया जाए इस सिद्धांत पर, और एक नया व्यापार सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए जो विकसित देशों में। प्रोफेसर मिर्डल ने अर्धविकसित देशों में व्याप्त मजबूत संकुचन प्रभाव का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को माना है। उनका मानना था कि जो विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच में, या असमताएं, उसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि वो जो है विकसित देशों के पक्ष में ज़्यादा है, उन्हें ही ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा है। तो इस पर पुनर्विचार करके एक ऐसा सिद्धांत बनाना होगा जो कि विकसित और अर्धविकसित देशों दोनों के लिए लाभदायक हो। तो क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, इसलिए विकसित देशों के लिए और अर्धविकसित देशों के लिए अलग अलग व्यापार नीति या व्यापार का सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। अर्धविकसित देशों को निर्यात के संबंध में उन्होंने कहा कि सहायता युक्त स्वतंत्र व्यापार, अर्थात जिन देशों में, जो देश अर्धविकसित देश जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उसके संबंध में सब्सिडी देनी चाहिए और उसको अलग से प्रोटेक्शन देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए उनके लिए। और जो आयात किए जा रहे हैं, क्योंकि आयात से ही उनका भुगतान संतुलन काफ़ी प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए मानना है कि उनको प्रतिबंधवादी या प्रतिबंधकारी नीति अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार मिडल विस्तृत, क्रमबद्ध एवं गहन अध्ययन इस संबंध में प्रस्तुत करते हैं विषमताओं के संबंध में, और उनके इस अध्ययन से कुछ बातें जो है वो स्पष्ट होती हैं। तो पहला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ केवल विकसित देशों को प्राप्त होता है, अर्धविकसित देशों में विस्तारक प्रभाव अत्यंत मंद है, तो वहाँ संकुचन प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है। तीसरा देखेंगे कि एक देश की असमता दूसरे को प्रभावित करती है, अर्थात यदि एक देश विकास करता है तो वो दूसरे देश को क्षति पहुंचाकर ही करता है। अब देखते हैं कि हम इस मिडल के सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला देखेंगे कि केवल पूंजी प्रवाह व व्यापार को ही वो असमता का प्रमुख आधार मानते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि असमता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया, ये उसकी सीमाएं हैं। दूसरा है कि प्रोफेसर मिल्डर ने आंतरिक और बाह्य असमताओं के अनुपात का समावेश नहीं किया है, कि कितनी आंतरिक और कितनी बाह्य रूप से असमताएं मौजूद होती हैं और कितना कितना अनुपात होता है इनका, कितनी कितनी मात्रा में इनका प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। फिर यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान नहीं देता कि अर्थव्यवस्था में ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है। इस बात पर उन्हें विचार करना चाहिए था कि एक बड़े पैमाने पर उत्पादन में एक समय के पश्चात जो है ह्रासमान नियम लागू हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सीमाएं भी हैं इस मिडल के सिद्धांत की। यदि लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इन 3 सीमाओं को दे सकते हैं। मिडल के चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत से एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ सकते हैं संभावित, तो वस्तुनिष्ठ तो ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो मिडल के बारे में पूछा जा सकता है कि मिडल जो है एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे और 1974 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है वस्तुनिष्ठ में कि वो कोटेशन दिया हुआ है कि वर्तमान में विकसित देश अधिक विकसित तथा निर्धन देश अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय असमताएं बढ़ रही हैं। तो ये कथन जो है या संबंधित सेंटेंस जो है कथन किससे संबंधित है या किसकी ये मान्यता है, किसके सिद्धांत की? तो मिडल के सिद्धांत की मान्यता ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोफेसर मिडल के अनुसार चक्रीय कार्यकरण की प्रक्रिया
होती है, किसका परिणाम होती है पूछा जा रहा है, तो आर्थिक विकास का परिणाम होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न के संबंध में देखते हैं, तो इसमें काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि संकुचन एवं विस्तार प्रभाव का अंतर लिखिए। दूसरा है प्रादेशिक असमानताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्ध विकसित देशों में श्रम देशांतरण किस प्रकार से विकास में बाधा पहुंचाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरी में कि देशांतरण पूंजी प्रवाह तथा व्यापार के संकुचन प्रभाव क्या है। पांचवा क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि अर्ध विकसित देशों में विस्तारक प्रभाव भी पाए जाते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने में राज्य की भूमिका लिखिए। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय असमताएं क्या है। आठवां क्वेश्चन मेडल के सिद्धांत की आलोचना लिखिए। इस प्रकार मेडल का चक्रीय कार्यकारण का जो सिद्धांत है उसमें ये कुछ वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न है। और मेरा विद्यार्थियों को एक और सजेशन देना है कि जब भी किसी सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हैं तो सिद्धांत किसने दिया है और उनकी बुक का क्या नाम है, मेन कौन सी मान्यता पर उनका सिद्धांत आधारित है, ये कुछ बातों को गौर करेंगे तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप हल कर पाएंगे। इसी प्रकार सिलेबस में कौन कौन से सिद्धांत दिए उसको एक बार ज़रूर देखें ध्यान से, क्योंकि अधिकतर कौन से सिद्धांत किसके नाम पर हैं ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ मेडल का चक्रीय कार्यकारण प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या समाप्त होती है।